स्टार्ट कर चुके थे। एंड पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है? चेंजेस इन दी प्रॉपर्टीज और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसमें शायद जो हम लोगों ने करी होगी वो एटॉमिक रेडियस करी होगी। क्विकली रिवाइज कर ले तो एंड एटॉमिक रेडियस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। वेरी गुड। तो मतलब फर्स्ट फैक्टर तो इसमें हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे जाओगे उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। मींस दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, एंड जब ये रिलेशनशिप फेल हो जाती है, मतलब बाई चांस नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम ऑर्बिट्स के लिए हमसे कंपैरिजन कराया जा रहा है सेम, तो हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली रिलेटेड। मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा हमारा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया था। तो वी हैव टू डायरेक्शंस टू मूव। तो इफ सपोजिंग दिस इज माय रफ पीरियोडिक टेबल और हम लोग एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस? What happens to atomic radius on moving top to bottom? It increases. Why does it increase? Due to addition of extra orbit. Every time we are adding an extra orbit. But if we move from left to right, तो क्या हो जाता है? Number of orbit remains same and atomic number is increasing and effective nuclear charge and atomic number are, how are they related? Directly. Directly related. So it is directly related to atomic number. So on moving left to right, what happens? It decreases due to, because number of orbit same रहता है, due to increase in effective nuclear charge. Can you follow this much? ये तो तुमने कर रहा था ना last class में? Yes. Yes, ma'am. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? फिर हम लोगों ने एक और कर लिया था, that was ionic radius. आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में क्या होता था? हमारे पास दो तरीके के आयन्स होते हैं। तो केटायन का जो रेडियस होता है वो अपने पेरेंट से क्या हो जाता है? स्मॉलर। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तुम फॉर्मूला लगा सकते हो इसके अंदर। एंड जो एनायन का जो रेडियस होता था it becomes greater than that of the parent atom. Why? Because due to decrease in effective nuclear charge, और इनके रिलेशन ऑपोजिट होता है। ठीक है, एंड हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे चेक कर रहे थे उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? What was the formula? Number of protons, number of electrons. Yes, but इस फॉर्मूले का एक कंस्ट्रेंट था। क्या कंस्ट्रेंट था? Table for isoelectronic species. Yes, या तो हम लोग for iso electronic species और for same पेरेंट एंड आयन, मतलब मैंगनीज है तो मैंगनीज के साथ ही चूज करोगे इस वे में। तो अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाती हैं तो मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बोला था याद करने को जिससे हम लोग इजीली अरेंज कर सकते हैं। क्या था? व्हाट वाज इट? मोर यू लूज
what will you lose? What will you lose? क्या lose करोगे? Electrons. Yes, तो more you lose का मतलब है यहाँ पे electrons. What will you become? More you lose will become. More radius. On losing you will become what? Smaller. Radius will increase. बेटा मुझे समझ नहीं आया. Radius will Decrease. yes, radius will decrease. तो more you lose, that is electrons. तो इसका मतलब है smaller you become. Smaller you become मतलब your atomic radius will decrease. And more you gain, क्या gain करना है अपने को? Electron. So yes, bigger you become. ठीक है, तो तुम मतलब लेसर चार्ज से हायर चार्ज की तरफ अरेंज कर सकते हो. अब सपोजिंग आयोडीन है. आयोडीन आई पॉजिटिव भी बनाता है, आई नेगेटिव भी बनाता है, और आयोडीन भी है, मतलब एटम भी है. तो क्या किसका रेडियस ज्यादा होगा और किसका रेडियस कम होगा? I प्लस ग्रेटेस्ट होगा, I मिडिल होगा, I माइनस स्मॉलेस्ट होगा. उल्टा बोल रहे हो. आई पॉजिटिव लूज करोगे तो छोटे हो जाओगे और गेन करोगे तो बड़े हो जाओगे. तो रेडियस के टर्म्स में बोला जाएगा तो कैसे होगा? गेनिंग मतलब एनायन बनना विल इंक्रीज योर चार्ज. लेकिन अगर इसी चीज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में बोला जाए तो किसके पास ज्यादा होगा? मैम I प्लस हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज. तो आई थिंक इतना हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कर लिया था. यस मैम. और क्लियर भी है? Yes, ma'am. क्लियर एज वेल? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो फिर आगे करते हैं. तो अब मैम कैटायन का रेडियस पेरेंट से, मैम कैटायन का रेडियस पेरेंट से छोटा होता था ना? हाँ, तो छोटा ही लिखा है बेटा. दिस इज द कैटायन एंड दिस इज एन एनायन ना. Oh yes मैम, yes मैम. ठीक है, Yes मैम. या फिर ऊपर देख लो. मोर यू लूज स्मॉलर यू बिकम. लूज मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा ना. Yes मैम. ठीक है, तो फिर मतलब ये तो मैंने तुमको बोला था कि तुम ह्यूमन बिहेवियर से भी रिलेट कर सकते हो, लाइक मोर यू लूज और मोर यू गेन, उस वे में. तो अब चलो हम नए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं. आयनाइजेशन, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन ionization potential. Ionization potential, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ionization gain enthalpy. ठीक है, अब तुम आगे देखोगे, लाइक फ्यूचर क्लासेस में देखोगे, इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी. Enthalpy is a term which is used for energy. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कंबशन रिएक्शन कराई, किसी चीज को बर्न किया, तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, तो उसको बोल सकते हो एनर्जी रिलीज. या फिर साइंटिफिक वे में, केमिस्ट्री के वे में बोला जाए तो उसको हम लोग एंथैल्पी भी बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट डज मीन आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? तुम्हारे पास एक एटम है और उसको तुम आयनाइज करोगे. आयनाइज करने का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन? मैम गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. यस, कन्वर्टिंग टू आयन, आयन बनाना, कन्वर्टिंग टू आयन. तो यहाँ पे दो तरीके से आयन बना सकते हो, बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पर आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? यू विल कन्वर्ट टू कैटायन. एंड हाउ डू यू कन्वर्ट टू कैटायन? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके,
बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जितनी भी एनर्जी यूज होगी इसको निकालने में, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच इज द सिंबल फॉर एंथैल्पी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, आयनाइजेशन gain enthalpy or ionization potential. Can you get it? What is it? Yes, ma'am. Okay. So what is it? मतलब अब क्या होता है, क्या तुम मतलब अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड प्रेजेंट है, मतलब किसी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? No, ma'am. क्यों नहीं निकाल पाओगे? Ma'am, because the attraction energy is very high. वेरी गुड। तो कौन से स्टेट से, Gaseous. हाँ स्टेट से, Gaseous. वेरी गुड, स्टेट से एटम इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है क्योंकि हमें एक एटम चाहिए, ठीक है, एक एटम अलग होगा, हम उसको पकड़ेंगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर वो एटम ग्रुप में हुआ या क्लस्टर में होगा तो हम किससे किससे निकालेंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस एटम को जिससे भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अलग मतलब क्या होता है इंग्लिश में, it should be isolated. Can you get my point? Can you get it? The atom should be isolated. अगर वो क्लस्टर में प्रेजेंट होगा तो हम किससे निकालेंगे वो हमें नहीं पता, तो इसलिए पहले हम एक एटम को आइसोलेट करेंगे। तो अलग करने के लिए इजी क्या पड़ता है, हाउ कैन बी आइसोलेट? Ma'am, by making it into liquid form. लिक्विड से भी इजी पड़ेगा गैसियस से निकालना। Gaseous. यस, Gaseous. तो इसलिए जो हमारी डेफिनेशन है ना वो ये होती है कि हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम दे दो और फिर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो यहाँ पे लगने वाली जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कैन यू गेट इट? मतलब किसी और की ड्यूटी है हमें एटम को क्या करके देने की, क्या कोई और क्या करके देगा, Gaseous state में दे. गैसियस में कन्वर्ट करके आइसोलेट करके देगा, फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल? अब डेफिनेशन खुद से बनाओ, क्या लिखेंगे हम लोग? Ma'am, the energy released when रिलीज नहीं, रिक्वायर्ड। यहाँ रिलीज होगी या रिक्वायर होगी, मतलब यही तो मैम, यही पूछना था। हाँ तुम बताओ ना, हमें काम करना पड़ रहा है या फ्री में काम हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैम करना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, रिलीज या रिक्वायर्ड? required. रिक्वायर्ड। अब अपने आप Required. डेफिनेशन लर्न हो जाएगी ना ऐसे। Required. एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, टू रिमूव Convert an isolated gaseous एंड व्हाट, atom into इलेक्ट्रॉन बेटा, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयन बनाना है, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाकर के आयन बनेगा। तो किससे निकाल रहे हैं, atom. एटम से। और एटम कैसा होना चाहिए, In gaseous state, isolated. it should be isolated, it should be gaseous, and it should be atom. It should not be in the form of a molecule. Can you get it? The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called as ionization enthalpy. अब देखो क्या ये डेफिनेशन तुम्हें प्रॉपर्ली क्लियर हो रही है? एक एक वर्ड मैंने क्यों लिखा है, डेफिनेशन का तो मतलब यही है ना, कम वर्ड्स में सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर देना। तो क्या सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखो हो रहा है सब कुछ क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल तुमने सोडियम ले लिया। सोडियम जनरली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Solid. सॉलिड। तो क्या हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली? No मैम।
नहीं। और सोडियम क्या होता है, अलग अलग एग्जिस्ट करता है या मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट कर रहा है? हम लोग Na मॉलिक्यूल। लिख रहे हैं ना, इट इज एटम ओनली, आई एम राइटिंग ओनली Yes. Na, मतलब सोडियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दैट मींस आई कैन से सोडियम इज आइसोलेटेड तो है, लेकिन ट्रबल क्या है? ट्रबल ये है कि वो गैसियस स्टेट में नहीं। तो पहले हम लोग इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? Sodium in gaseous form. Yes. What is this called as? The process of converting a solid to gas is called as? Sublimation. Very good. तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लग रही है पहले स्टेप में? एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये एनर्जी मेरे काम की नहीं है। हाँ मैम लेकिन एटम्स तो इंडिपेंडेंटली सरवाइव करते ही नहीं, तो Na एटम कैसे हो गया? क्या क्या क्या? हमेशा मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। एटम्स जो होते हैं मैम हमेशा इंडिपेंडेंटली सरवाइव तो करते नहीं है, मॉलिक्यूल्स में रहते मेटल्स के हैं। एटम, तभी तो तुम सोडियम लिखते हो, तभी तो तुम मैग्नीशियम लिखते हो। मेटल्स के एटम्स, अगर तुमने सोडियम पीस लिया है, आयरन पीस लिया है, कैल्शियम पीस लिया है, तो उसमें मतलब वो ऐसे ही होते हैं। मतलब यही होता है कि एक सोडियम दूसरे सोडियम के साथ ऐसे अटैच होता है, जैसे इनर्ट गैसेस, एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ अटैच्ड है और इनके बीच में वीक फोर्स है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास एक सोडियम का पीस है, तो उसका मतलब क्या है? एक सोडियम एटम, दूसरा सोडियम एटम, तीसरा सोडियम एटम, आयरन एटम्स ऐसे होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स नहीं कंबाइन होते हैं। अदरवाइज हम Na2O2 जैसे लिखते थे ना, वैसे ही हम Na2 या Na3 Na4 कुछ इस तरीके से लिख रहे होते थे। बट हम कभी लिखते हैं क्या O2 तो Na2? लिखते हैं, O2 तो लिखते हैं। हाँ, तो O2 नहीं अकेले एग्जिस्ट करता है ना, O2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयरन को कैसे लिखते हो? आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। तुमने तो ये रिएक्शंस करी थी ना एसिड बेसिस सॉल्ट्स में। यस मैम, Fe+H2। हाँ, तो क्या लिखते थे? Fe लिखते थे या Fe2 लिखते थे? उसी तरीके से सोडियम सिंपल लिखते थे या मतलब Na2 लिख देते थे? Fe। यस मैम, मैंने लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज ऑलरेडी आइसोलेटेड, मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये काम कोई और करके देगा हमें। कैन यू गेट इट? ये काम कोई और हमें करके देगा। हम कौन सी एनर्जी कंसिडर करेंगे? जब हमें कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम मिल चुका है, तब हम उसमें से क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? What will you do? You will remove one electron, and यहाँ पे लगने वाली जो एनर्जी है, जिसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये वाली तुम्हारी एनर्जी है, जिसको तुम क्या बोलोगे? Second. Ma'am, so this is endothermic process. Yes, that's why I'm writing energy required. Okay, you will have to remove the electron. So ये काम करना पड़ रहा है. So this is an endothermic process. अभी clear हुआ? Clear हुआ? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, मतलब ये वाला स्टेप देखना है अपने को, ये वाला स्टेप नहीं देखना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, हमें आप खुद करके दो। देखो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है someone else will give me an isolated gaseous atom and I'll just remove the electron। तो हम पूरा काम करने के नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस वाले प्रोसेस की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप खुद करके दो, ठीक है? Some third party will isolate it for you, you will only do the removing of the electron. Can you follow this? Can you follow this? Yes. ठीक है, अब उसी एक और एग्जांपल तुम्हें देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? In molecular. यस, देखो अब ये मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर मतलब इज इट आइसोलेटेड? No, ma'am. इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो हम क्या करेंगे? बट ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, if you see। यस। तो इस बार क्या करना पड़ेगा हमें? उसको मतलब सब्लिमेशन नहीं करना पड़ेगा, बट हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? क्लोरीन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम एक दूसरे से किससे अटैच्ड है?
वन क्लोरीन एटम एंड दूसरा क्लोरीन एटम एक दूसरे से किस बॉन्डिंग से अटैच्ड है? Covalent bond. Yes, they are Bond. attached by a covalent bond. Whenever a bond is formed, what happens? Energy is released or it is given? Released. Released. So जब ये बॉन्ड बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी. तो अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है, ओके, Energy. तो हमें क्या करना पड़ेगा? When a bond When is energy should be given. yes, when a bond is formed, the energy is released, or you can say the process becomes exothermic process. Okay, and when bond is broken, because यहाँ पे हमें isolate करना है, isolate करने का मतलब हमें bond तोड़ना पड़ेगा. तो bond को जब तोड़ोगे तो it will become what? Endothermic. And the energy released in the formation of bond will be equal to the energy taken in the form of energy like utilized to make the bond. Can you understand this way? Yes, ma'am. ठीक है. So जो एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? we call it that bond dissociation energy. Can you decode all these terms? Yes, ma'am. Why I'm calling it as bond dissociation? Dissociation means what? Breakage. तो जो एनर्जी हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है उसको हम लोग अपने टर्म्स में क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो हम जब यहाँ पे तोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? आई विल गेट इन आइसोलेटेड फॉर्म एंड ये गैसियस तो पहले से ही था. तो यहाँ पे लगने वाली एनर्जी कौन सी है? यहाँ कौन सी एनर्जी लग रही है? जैसे पहले स्टेप में वहां पे सब्लिमेशन वाली एनर्जी लगी थी, तो यहाँ कौन सी लग रही है? Bond dissociation energy. वेरी गुड. सो इधर किधर लग रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अब तुम्हें कितने एटम्स की जरूरत है? एक एटम की या दो एटम्स की? One. ठीक है. One. तो यहाँ तो दो मिल रहे हैं, तो कहना है से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय हाफ. क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ एक ही एटम से है ना. देखो यहाँ पे लिखा था हमने फ्रॉम एन स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी एटम्स? एन स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी एटम्स? One. One. वन. तो आई नीड ओनली वन एटम. ठीक है, एक के साथ एक फ्री आ रहा है वो, लेकिन मतलब हम क्या करेंगे? हम एनर्जी को भी बोलेंगे ठीक है, तो मतलब एक एनर्जी तुम ले लो, आधी एनर्जी हम ले लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 करेंगे. ये रीजन समझ में आया बाय 2 क्यों किया मैंने? सॉरी. Yes. ठीक है, क्योंकि हम तो एक एटम के लिए कंसर्न है. अब तुम्हारे पास आइसोलेटेड आ गया, ठीक है, इट इज आइसोलेटेड ऑल्सो. तो अब हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में इसको आयनाइज कर दिया, कन्वर्टेड इनटू दिस. सो विच स्टेप इज शोइंग यू आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट स्टेप और द सेकेंड स्टेप? Second. सेकेंड स्टेप. सो जब भी तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, तुम्हें क्या देखना है? कोई और तुम्हें आइसोलेट करके देगा, कोई और तुम्हें गैसियस करके देगा. तुम्हारा काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालना. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग आयनाइजेशन एनर्जी. तो विल यू बी एबल टू डू इट? विल यू बी एबल टू डू इट? Yes, ma'am. चार Yes. ऑप्शंस में Yes, अलग ma'am. अलग रिप्रेजेंट करने को बोला जाएगा. तो कौन सा है हम पहचान पाएंगे अभी? Does chlorine plus exist? What? Does Cl plus exist? Yes, if you make a compound with fluorine or oxygen, chlorine starts showing positive oxidation state. You did it also, if you remember. तुमने जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखाया था मैंने उस टाइम पे तुम्हें. यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस भी लिखाए थे कुछ कुछ एलिमेंट्स के. Yes, ma'am. उसी Yes, में से ma'am. एक एक्सेप्शन था कि क्लोरीन विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में स्टार्ट शोइंग यू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, फाइन. Yes, ma'am. चलो आगे करें. ठीक है, सो अब मुझे खुद बताओ, अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड?
टेल मी योरसेल्फ, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी किस पे डिपेंड करेगा. मतलब यू नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो यू विल हैव, कौन है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है? कौन है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या बोल, मतलब कोई आदमी होता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रख रहा हूँ? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को किस वजह से पकड़ के रखता है? न्यूक्लियर चार्ज. Electrostatic force. Which is called as what? हम साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे उस चार्ज को, उस फोर्स को, न्यूक्लियर चार्ज को? Electrostatic force. हाँ बेटा वो फिजिक्स का है. केमिस्ट्री में उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं? What is effective nuclear charge? Chemistry में what is effective nuclear charge? What was the definition? You have been using this term effective nuclear charge over here. What does it stand for? What does it stand for? Come on. MZF. Charge of nucleus. नहीं, क्या definition थी? भूल गए इतनी जल्दी एक वीक में ही. What is effective nuclear charge? The force by which the electron is held by the nucleus. You remember? Yes, ma'am. फिजिक्स Yes, में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, बट यहाँ पर हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, जो तुमने न्यूक्लियर चार्ज बोला था उसके साथ में इफेक्टिव भी टर्म लगाना पड़ेगा. अभी क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. ठीक है, so the force by which nucleus holds the which electron? All the electrons, but हमारा कंसर्न किस पे होता है? valence Outermost. electron. Yes. Outermost. the outermost, वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, बट हम कंसर्न होते हैं बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसी पे सारी प्रॉपर्टीज गवर्नड होती हैं, है ना. तो यहाँ पर भी डेफिनेशन जब लिखोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम वेयर, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? इन अंदर वाले Valence shell. Yes. Valence shell. ये टर्म भी साथ में लिखना पड़ेगा. फ्रॉम इट्स वैलेंस, और यू कैन से टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? ठीक है, सो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तुम्हें किस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा? किस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा तब तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे? Effective nuclear charge. Yes, we need to overcome effective nuclear charge. ठीक है, सो अब इस लाइन को सोचते हुए टेल मी फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड. सो व्हाट डू यू थिंक, किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है? Atomic number. वेरी गुड, एटॉमिक नंबर. देन और कौन सा? Atomic radius. वेरी गुड, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जितना रेडियस दूर जाएगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा? कम होगा. कम होगा. एंड इट विल बी इजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. Easier. Easier. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम हो जाएगा. कम. कम हो जाएगा. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Direct. इनडायरेक्ट बेटा. रेडियस ज्यादा, कम एनर्जी लगेगी. फिर से सोच के देखो. Yes, ma'am. Sorry. ठीक है. हाँ, Indirect. शुरू में दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे समझ जाओगे. सो एटॉमिक रेडियस मींस हायर रेडियाई, means that is your effective nuclear charge will be higher or lower? Lower. Lower. जितना दूर जाते हो क्या होता है, मैंने तुमसे एग्जांपल भी बोला था, बैक सीट पे हम क्यों बैठते हैं? ताकि हम मिसशिफ कर सके. तो मिसशिफ क्यों? क्योंकि टीचर का टेंशन कम, तो न्यूक्लियस का टेंशन दूर जाने पे कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लोअर हो गया. सो इट विल बी इजियर टू रिमूव व्हाट? Electron. एंड लाइक इजियर मतलब है इट विल रिक्वायर लो एनर्जी, एंड लो एनर्जी का मतलब क्या हो गया? इजीनेस तो हम एनर्जी के टर्म्स में देख रहे हैं ना. लो एनर्जी मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी Lesser.
So what is the relationship if I do properly between atomic radius and ionization potential? Ma'am, inversely proportional. Inversely. Hmm. Is inversely related to ionization potential. ठीक है, तो अब एक्चुअली मेरा मतलब मैं तुम्हें इजी तरीके से बताऊं तो अब मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाली हूँ इसके आगे वो सब की सब मैंने मतलब तुम्हें एटॉमिक रेडियस पढ़ा दिया है, तो अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम मैम आपने डायरेक्टली लिख दिया है, आपने डायरेक्टली लिख दिया। सॉरी माय मिस्टेक। अब वो सारी प्रॉपर्टीज हमसे क्या होने वाली हैं, ऑपोजिट होने वाली हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज। तो अगर तुम्हें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम इस वे में अभी के लिए लर्न कर सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हो जाएंगे। एंड यू हैव अ टेस्ट like you have mock NTSC this week. You have seen I'm two. two because NTSC is approaching, so we are having more mock मैम tests. NTSC संडे को ही है। बेटा इस संडे को है? यस मैम। यस मैम, जिस समय एनटीएससी उसी समय मॉक टेस्ट भी है। दोनों देंगे एक साथ। नहीं तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट लगा दिया होगा, उसको पहले लगाना चाहिए था। तो पहले दोगे मतलब फ्राइडे को दोगे? आई थिंक एक वेडनेसडे को है, दूसरा फ्राइडे कर ले या सैटरडे को? मैम एक थर्सडे को और दूसरा संडे को रखा गया है। हाँ वो तो गलत लग गया है शायद टाइम। वेडनेसडे को है मैम, तीसरा मैम फ्राइडे सैटरडे को होगा, मैंने बोल दिया, बोलने से देख सकते हैं। अच्छा ठीक है। सो तो हमारा जो सिलेबस रहेगा ना उसमें मतलब जो अभी का मॉक होगा उसका सिलेबस लास्ट वीक तक रहेगा, बट हम लोग ये वाला चीज पढ़ लेते हैं बिकॉज अगर हमारा मेन एनटीएससी में आ जाएगा तो हमें हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये लास्ट ऑफ द सिलेबस है एनटीएससी का, बाकी हमारा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। फाइन। दूसरा फैक्टर बताओ, यहाँ से खुद से रिलेटेड तुम्हें दिख रहा होगा कि इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन atomic radius. Ma'am, Yes, it will also depend on effective nuclear charge. So effective nuclear charge ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? It is easier to remove the electron or it is difficult to remove the electron? Difficult. Difficult. That means ionization potential is going to be Increase. yes. So Directly proportional. yes, high ZF. That means it will be difficult to remove the electron. And difficult to remove the electron means will require high energy. तो यहाँ पर देखो एक हाई था तो दूसरा लो हो गया था, तो इनवर्स रिलेशनशिप थी, यहाँ पे हाई एंड हाई है, तो इसका मतलब है कैसी रिलेशनशिप हो जाएगी? डायरेक्ट। ठीक है, इजी है, अभी इजी है। तो अब मुझे बताओ अगर मैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज करूं तो तुम खुद से मुझे बता सकते हो कि अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को पीरियोडिक टेबल में स्टडी करें, क्योंकि हमें एटॉमिक रेडियस का ऑपोजिट बिहेवियर स्टडी करना है, तो ऑपोजिट बिहेवियर मतलब क्या हो गया? ऑन मूविंग लेफ्ट, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपेंस? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। तो अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे लिए इजी होगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आईपी डिक्रीज करेगा। यस, आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज because distance from the nucleus will increase, isn't it? Can you understand the reason also? Yes ma'am. अब इसको वो अलग अलग टर्म से पूछ सकते हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं डिक्रीज करेगा, उसका रीजन एक लिख सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है इसकी वजह से, तो ये रीजन भी सही है। अब वो बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, ये रीजन भी सही है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, तो अलग अलग रीजंस में लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिकली समझ में आएगा। अलग अलग स्टेटमेंट में एक ही बात बोल सकते हैं लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होता है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट विल हैपन? atomic radius decrease. तो क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज। व्हाई इट विल इंक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज, यस, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएं, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग यू बोरॉन, देन ऑक्सीजन, और हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, हम लोग ना इसका एक रफ पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। तो रफ पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे बोरॉन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, ये देखो ये ऐसे लिखा होगा, check it yourself, are you clear with this, are you people clear with this? Yes, ma'am. तो ये किस पीरियड को बिलोंग करेंगे, all these are which period elements, तुम्हें तो अरेंज करना आता है ना, सेकंड, yes, and this Third one period. and this Third one is period. from third period, ठीक है, अच्छा, and this one is from fourth period, can you get this much part? तो अब इनको रफली अरेंज करो पीरियोडिक टेबल में। जो सेकंड पीरियड है वो किससे स्टार्ट होगा, Lithium. लिथियम, तो वैसे लिथियम से स्टार्ट होता है, लेकिन लिथियम हमें दिया नहीं है बोरान, question में, बोरान। बोरान से। फिर कौन सा नेक्स्ट फिर आएगा, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इंक्रीजिंग फ्लोरीन। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई लिखेंगे। फिर थर्ड पीरियड किससे स्टार्ट होगा, हमारा रफ पीरियोडिक टेबल एल्युमिनियम से। एल्यूमिनियम से, और बोरॉन के जस्ट नीचे आएगा एल्यूमिनियम, यस मैम। ठीक है, रफली हम अरेंज कर रहे हैं, और सल्फर यहाँ, और यहाँ कुछ सल्फर मैम। अब हम उसको स्किप कर देते हैं। अब फोर्थ पीरियड में कौन आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, लेकिन वो यहाँ इसके नीचे नहीं आएगा, वो कहीं और लेफ्ट में होगा। कैन यू रफली अरेंज इट? यस मैम। अब फिर Yes, ma'am. याद करो हमने क्या किया था, ऑन मूविंग दिस साइड व्हाट हैपेंस, द आयनाइजेशन पोटेंशियल मैम इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होता था, यहाँ पे अभी किया था तुम, सॉरी माय Increase. मिस्टेक, हाँ सॉरी, मैं एटॉमिक रेडियस लिखने लगी, इंक्रीज, 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 एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। डिक्रीज। तो खुद से देख के बता दो सबसे लोएस्ट किसका आने वाला है, पोटेशियम। दिस विल बी लोएस्ट क्योंकि सबसे बड़ा साइज है, एंड सबसे मिनिमम, फ्लोरीन, yes, फ्लोरीन। this will be the minimum, maximum, sorry my point, it will be the maximum. So arrange करो, तो सबसे lowest हमें increasing order में लिखना है, तो सबसे lowest सल्फर, potassium फिर का। सल्फर। फिर इन दोनों में से किसका lowest होने वाला है, किसका lowest होगा, एल्यूमिनियम का, yes or no? यस मैम। And then फिर कौन सा किसका लोएस्ट होगा, बोरॉन, फिर ऑक्सीजन, एंड सबसे मैक्सिमम किसका आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन। कैन यू अरेंज देम नाउ?